बिग स्टोरी बिग डिबेट में आज हम बात कर रहे हैं यूपी का गेम प्लान, क्योंकि बीजेपी ने आज ताल ठोक दी है। खुद 2 दिन की कार्यकारिणी हुई बीजेपी की इलाहाबाद से, और प्रधानमंत्री ने एक बड़ी रैली की है आज इलाहाबाद में, जहां उन्होंने यूपी की 2 बड़ी पार्टियों पर, बीएसपी और एसपी पर बड़े आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि 5-5 साल के लिए दोनों उत्तर प्रदेश को लूट खसोट रहे हैं। मेरे साथ एक बड़ा पैनल है, इसमें विजय गोयल मेरे साथ बीजेपी से जुड़े हुए हैं। और विजय गोयल, मैं आपके पास आऊंगा ब्रेक के बाद। विजय गोयल, आप कह रहे हैं क्योंकि हमने एक डेवलपमेंट मॉडल दिया है देश में और इस वजह से हमें वहां की जनता चुनाव देगी, लेकिन विरोधी कुछ और कह रहे हैं। विरोधी कह रहे हैं कि जोगियापुर करने क्या गए थे, सेवापुरी विधानसभा के जोगियापुर गांव में अमित शाह क्या करने गए थे। वो कह रहे हैं कि शौर्य प्रशिक्षण शिविर फैजाबाद में क्यों लगाया जा रहा है। वो ये कह रहे हैं कैराना की लिस्ट चुनाव के वक्त क्यों आ रही है। इन सब चीजों का क्या मतलब निकालें सर? क्या ये लोग कहना चाहते हैं कि कैराना से लोगों ने पलायन नहीं किया जी? क्या ये लोग चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश के अंदर जोगियापुर या अमित शाह के जाने से कुछ और मतलब निकाले जाए? यही कहते हैं। और क्या ये लोग सुनिए, क्या ये लोग नहीं मानते कि जिस तरीके से पूरे देश के अंदर विकास हो रहा है, वो विकास का एजेंडा में लेके चल रहे हैं? अगर जबरदस्ती इनको पोलराइजेशन पे बीजेपी को धकेलना है तो ये लोग बताएंगे। जब हम राम मंदिर का इशू नहीं उठाते हैं तो ये लोग कहते हैं कि भी अब राम मंदिर का इशू उन्होंने बस्ते के अंदर डाल दिया है। इस तरीके से होता है। दादरी के अंदर आपको पता नहीं चला कि जो रिपोर्ट्स आई हैं लेटेस्ट, वो क्या रिपोर्ट्स आई हैं, उसका क्या मतलब निकाला जा सकता है? तो इसलिए मेरा ये कहना है कि ये जितनी भी पार्टियां हैं, तो आप उसको ये जबरदस्ती नहीं, तो मुझे बताइए ना, जब रिपोर्ट आएंगी नहीं रिपोर्ट आएंगी तो आप किसी की जान लेंगे या नहीं होगा? आप यही सिखा रहे हैं और ना, जिस तरीके से कानून बड़ा नहीं है। आप यहाँ के प्रहरी हैं, आप सब कुछ कानून को हाथ में लेंगे। आप इस तरीके के हत्याकांड करेंगे क्योंकि आपकी पृष्ठभूमि है। आपके बीच में मैं बोलता हूं क्या कभी? आप धैर्य से सुन नहीं सकते हैं? धैर्य से क्या? आपके अंदर अब इतना भी संतोष नहीं रह गया कि दूसरे को बोलने दे। आपकी तो पार्टी बिल्कुल साफ है, आपसे तो भारत पूरा मुक्त होने वाला, पर आपके बीच में तो नहीं मैं बोलता ना। आप हमें अपनी बात रखने दीजिए, आपको जो बोलना है बोलिए। हमारे आने से पहले आप बोल रहे थे ना, तमिलनाडु में क्या स्थिति रही आपकी, केरला में क्या रही, वेस्ट बंगाल में, पौंडीचेरी में क्या रही, अभी जो उड़ीसा में 3 उपचुनाव ने हुए उसके क्या परिणाम रहे, वो भी आपको मालूम है। उसके बावजूद आप लोगों की जो कार्यशैली है ना, आप लोग जुमलेबाजी, आप लोग विवेक बंसल सुन लेते हैं। विजय बोलिए, जवाब दीजिए, अपना कंप्लीट कीजिए। नहीं, इनको कहिए विवेक जी को जब दूसरा बोले ना तो बीच में बोलते नहीं है। ये पहली बार अभी टीवी पे मेरे साथ आए हैं। इनको कहिए नियम यही है। पहली बात समझिए कि छाछ तो बोले छल नहीं बोल रही है। जिस कांग्रेस का सफाया पूरे भारत से होता जा रहा है, जो कांग्रेस एक रीजनल पार्टी बनती जा रही है, जिस कांग्रेस की परफॉर्मेंस इन सब स्टेटों में सबसे गंदी रही है, जो कांग्रेस सिर्फ लोगों की, दूसरी पार्टियों की पूंछ पकड़ के तैरना चाहती है, वो कांग्रेस आज हमको ये बता रही है कि भारतीय जनता पार्टी कहां स्टैंड कर रही है। ठीक है, अरे भारतीय जनता पार्टी ने तो जिस भी राज्य के अंदर चुनाव लड़ा है, उस चुनाव में कहीं ना कहीं में आगे गए हैं। कम से कम कांग्रेस अभी भी कुछ सीख नहीं रही है, तो मुझे कुछ नहीं कहना। उत्तर प्रदेश में जो आपका सफाया होने वाला है, वो आप देखते रहिएगा, चाहे आप प्रशांत किशोर को लाना या जिसको कैसे आएगी ये तो पता चलेगा, वक्त बताएगा। लेकिन संगीत रागी, मैं आपके पास विवेक बंसल, मैं आता हूं। अभी हम बात कर रहे हैं विवेक बंसल, विकास से जुड़ा मेरा सवाल है। जैसा कि बीजेपी लीडर विजय गोयल कह रहे हैं कि हम डेवलपमेंट के मॉडल पर जाएंगे, लेकिन लगातार बीजेपी के जो विरोधी हैं कैराना की बात उठा रहे हैं, दलित के घर में अमित शाह की खाना खाने की बात उठा रहे हैं, वो कह रहे हैं दादरी में जो कुछ हुआ उसकी बात उठा रहे हैं, वो तमाम चीजें उठा रहे हैं। वो कह रहे हैं क्या ये डेवलपमेंट मॉडल है? आपको भी लगता है ऐसा? गौरव जी आप याद कीजिए, जब बिहार में चुनाव थे, नीतीश कुमार जी वहां से चल करके उत्तर प्रदेश तक आते हैं, तब क्या वो पोलराइजेशन नहीं था? आप दोनों चुनाव देख लीजिए, जब दिल्ली विधानसभा का चुनाव था और बिहार के अंदर चुनाव था, इनटॉलरेंस का मुद्दा 2 महीना उससे पहले गरमाया गया पूरे देश में, और बाद में ये सारे जैसे ही विधानसभा के चुनाव खत्म हो गए, न कहीं चर्च पे अटैक हुआ, न कहीं वो गुंडागर्दी दिख रही है, कोई प्रकार का इंटॉलरेंस का डिबेट ही खत्म हो गया है। वो सारे के सारे डिबेट फैब्रिकेटेड थे। मैं अभय जी की बात पे आना चाह रहा हूँ। अभय जी ने अभी कहा कि 2 मॉडल्स हैं। वो एक्चुअली 2 मॉडल नहीं है, दोनों एक ही मॉडल हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर समाजवादी पार्टी का मॉडल और बीएसपी का मॉडल, इन दोनों के मॉडल में कोई बुनियादी अंतर नहीं है। आप दोनों पार्टियां जो हैं वो जातिवादी पार्टियां हैं, दोनों पार्टियां जो हैं वो जाति आधारित राजनीति करती हैं, लेकिन वो उनका जो जातिवादी राजनीति में एक अंतर यहाँ है, मुलायम सिंह जो है यदुवंशीकरण
अपने पार्टी के लिए करते हैं। मायावती के साथ प्रॉब्लम क्या है कि उन्होंने यह भी नहीं किया, उन्होंने तो अपर कास्ट के ही हाथ में वो खेलती रही हैं। इसलिए इन दोनों ने जाति को सिंबल बना करके राजनीति तो जवाब दे देते हैं, लेकिन ओबीसी का भला नहीं किया। तीसरी बात एक छोटा सा कमेंट। 2009 तक यदि ये बात कही जाती कि बीजेपी मुख्य धारा में नहीं है और कंपटीशन में नहीं है, जो टकराव है, राजनीतिक जो संघर्ष है सत्ता के लिए, वो दो ही मॉडल के बीच में है, तब मैं ये बात मानता। लेकिन 2014 के लोकसभा चुनाव के बाद ये सारा का सारा समीकरण बदल गया है और मुझे लगता है कि इस चुनावी परिदृश्य में एक छोर पर समाजवादी पार्टी और बीएसपी रहेगी और ये समाजवादी पार्टी बीएसपी के और बीजेपी के बीच में त्रिकोण का ये आपकी बात है। जूही सिंह, मैं आपके पास आऊंगा, लेकिन उससे पहले अभय दुबे आपसे कमेंट लेना चाहूंगा। आपकी बात को पूरी तरह खारिज किया यहाँ पर। नहीं, वो तो खैर संगीत रागी जी ने नहीं, वो खारिज नहीं किया। उन्होंने मेरी बात को, कई बातें उन्होंने मेरा समर्थन भी किया है, ऐसी बात नहीं। मैं ये कह रहा हूं कि आप पूरा 2014 के लोकसभा चुनाव के बाद जो विधानसभाओं में चुनाव हुए उनका पैटर्न देखिए आप। और विजय भाई से मुझे बहुत गंभीर बात की अपेक्षा थी, लेकिन वो कार्य समिति से आए हैं तो थोड़े थके हुए हैं, हल्की फुल्की बातें कर रहे हैं, कोई बात नहीं। मैं ये कह रहा हूं कि भाजपा जब भी कांग्रेस के मुकाबले लड़ती है अच्छा चुनाव जीतती है, और जब भी वो क्षेत्रीय पार्टियों के मुकाबले लड़ती है बुरी तरह हारती है, मुंह के बल गिरती है। हर जगह यही हुआ है। ये बिल्कुल पैटर्न है, मतलब एकदम एक आध अपवाद के साथ ये बिल्कुल पैटर्न है। इस पैटर्न को ध्यान से देखिए। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस भाजपा के सामने नहीं है। भाजपा के सामने दो शक्तिशाली क्षेत्रीय पार्टियां हैं जिन्होंने उत्तर प्रदेश की सत्ता पिछले 15 साल से आपस में बांट रखी है। भाजपा को इस पूरी परिस्थिति में हस्तक्षेप करके परिस्थिति को अपनी तरफ मोड़ने के लिए बहुत ही जबरदस्त मेहनत करनी पड़ेगी। ये सब कैराना वैराना करके इससे काम नहीं होगा, इससे कुछ और करना पड़ेगा उसे। और क्या करना होगा? डेवलपमेंट नहीं, उसे करना ये होगा जो कल्याण सिंह के नेतृत्व में 1990 में हुआ था, जो मैंने इस कार्यक्रम की शुरुआत में भी कहा था, वो करना होगा। जो उत्तर प्रदेश की ऊंची जातियां हैं जो भाजपा को लगातार 20 साल से वोट दे रही हैं, और गैर यादव पिछड़े समुदाय, इन दोनों के बीच में एक जबरदस्त चुनावी एकता निकालनी होगी। जब ये एकता होती है तभी उत्तर प्रदेश में भाजपा जीतती है। जैसे जैसे एकता का क्षय होता है भाजपा का ग्राफ गिरता चला जाता है। ये सारे चुनावी आंकड़े इस बात के गवाह हैं। तो सर 2014 के जो वोटर हैं, छोटा सा एक इंटरवेंस, बस छोटा सा। अभय जी ने जो कहा कि जब बीजेपी जो है क्षेत्रीय पार्टियों से लड़ती है तो मुंह के बल गिरती है, मैं इससे सहमत हूं, कुछ हद तक सहमत हूं। लेकिन वह तभी है जब बीजेपी वर्सेस कोई एक मजबूत पार्टी, वहां जो बाइपोलर जब संघर्ष होता है तब ऐसा बीजेपी की हाल होता है। जहां पर ट्रायंगुलर कॉन्टेस्ट हो वैसे में बीजेपी निकलती है। इसलिए मैं ये मानता हूं, चलिए बड़े दिलचस्प यहाँ पर एनालिसिस है सबके। अभय जी की बात से सहमत हूं कि क्षेत्रीय पार्टियों के साथ जब सीधा टकराव होता है बीजीपी को, तो संघर्ष ज्यादा करना पड़ता है। कोर में एक बात है, कांग्रेस के मुकाबले बीजेपी हमेशा, कांग्रेस के मुकाबले बीजेपी लगातार जीत रही है। विवेक बंसल, देखिए लगातार तो नहीं कहा जाएगा। अभी कुछ दिनों से, 2014 के बाद बिल्कुल सर 2014 से बात हो रही है। कुछ सालों से जहां भी आप मुकाबले में है बीजेपी से जीत नहीं पा रहे हैं, और ये असम में भी प्रूव हुआ है और दूसरे स्टेट में भी प्रूव हुआ है और सेंटर में भी प्रूव हुआ है। देखिए ट्रेंड होता है एक जो उसे वो ट्रेंड चला, पर लेकिन आप ये कहें कि वो अवलंब चलता रहेगा, सतत रूप से चलता रहेगा, तो भविष्यवक्ता कोई नहीं बता पाएगा। लेकिन जो इतिहास रहा है महाराष्ट्र, हरियाणा, असम, वो ये बता रहा है कि आप बीजेपी से को टक्कर नहीं दे पा रहे। क्या लगता है क्या कारण है? देखिए कहीं ना कहीं देखिए उसका कारण रहा कि जो यूपीए का जो दूसरे टर्म का था, लोगों में कहीं ना कहीं निराशा रही, जो अपेक्षाएं थी उसके अनुरूप नहीं कार्य हुए। एंटी के इनकम्बेंसी रही, 10 साल की सरकार रही, और उसके बाद जो सपने दिखाए माननीय मोदी जी ने, चाहे वो अच्छे दिनों की बात को कह के, चाहे वो काला धन वापसी की बात को लेके, चाहे किसानों को 50%, तो वो सब वो जनता को लुभाए। और आज भी जिस तरीके से मैनेजमेंट हो रहा है, आज की रैली में खुद पीएम ने कहा है कि मैं सैकड़ों उपलब्धियां गिना सकता हूं। देखिए सैकड़ों उपलब्धियां नहीं। देखिए मैं पूछना चाहूंगा कि आर्थिक क्षेत्र को जिस तरीके से अपनी पीठ थपथपाई गई, जिस तरीके से ये कहा गया कि इकोनॉमिक डेफिसिट कम हुआ है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का, आप ये वास्तविकता में इसमें क्यों नहीं जाते कि अगर इंपोर्ट एक्सपोर्ट की बात है और या इन्फ्लेशन की बात है कि इंटरनेशनल में उसमें मार्केट में पेट्रोलियम प्राइस बहुत जो हमारा, लेकिन क्या यूपी में इन बातों का फर्क पड़ता है? सवाल यहां पर है। जूही सिंह, एक बड़ा आरोप आपसे कमेंट में लेना चाहूंगा। कमेंट ये कि क्या आपको लगता है कि बीजेपी
आपकी सबसे कमजोर कड़ी पर वार कर रही है लॉ एंड ऑर्डर, क्योंकि यूपी की कानून व्यवस्था पर लगातार सवाल उठते रहे हैं और सबसे ताजा मामला मथुरा का। क्या आपको लगता है ये आपकी कमजोर कड़ी जिसको बीजेपी ने जिस पर वार किया है? कानून व्यवस्था हमारी कमजोर कड़ी नहीं है, हम उस पर लगातार काम कर रहे हैं। हर स्टेट गवर्नमेंट उस पर लगातार काम करती है। कानून व्यवस्था में कहीं ना कहीं व्यवधान पड़ता है और हम उस पर एक्शन लेते हैं। अगर बीजेपी उसको मुद्दा बनाना चाहे, क्योंकि प्रॉब्लम ये है कि कानून, इनकी जो मानसिकता है, जो टॉप टू बॉटम आज लीडर्स के स्टेटमेंट, मेनका गांधी, कलराज जी, सभी के स्टेटमेंट्स है, तो ये कानून व्यवस्था को मुद्दा नहीं बनाते हैं, ये उसका धार्मिक उसका आधार बनाते हैं। और आज तो ये बात क्लियर हो गई, क्योंकि बड़े आसानी से ये लोग कह देते हैं कि विश्व हिंदू परिषद हमारे पार्ट नहीं है, आरएसएस हमारा पार्ट नहीं है, लेकिन अब इस पटल पे सब लोग हैं और सभी लोग साथ मिलकर इलेक्शन लड़ रहे हैं। कानून व्यवस्था मुद्दा नहीं है जी। कानून व्यवस्था मथुरा में खराब नहीं हुई, आपके दो पुलिस के अधिकारी शहीद हुए। सर, मैं इसमें बिल्कुल इनकार नहीं कर रही हूँ। मैं तो कह रही हूँ कि कानून व्यवस्था हमारी जिम्मेदारी है, हम अपनी जिम्मेदारी निभाते हैं। अगर कहीं तो फिर बीजेपी तो सही बात करी ना, फिर बीजेपी ने आपकी कमजोर कड़ी पकड़ ली है। हाँ, नहीं, एक छोटा सा सवाल है आपसे। बीजेपी अपने प्रदेशों में पकड़े, बीजेपी ने वेस्ट बंगाल में भी यही कड़ी पकड़ी, बीजेपी ने बिहार में भी यही कड़ी पकड़ी। एक मिनट, मैं आपको बता रही हूँ, बीजेपी जहाँ चुनाव लड़ रही है, चाहे वो बिहार में लड़ती है, वेस्ट बंगाल में लड़ती है, तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल, सब जगह यही कड़ी पकड़ती है। राजस्थान, एमपी, हरियाणा, यहाँ महाराष्ट्र कम पकड़ती है। तो ये इनकी इंटरनल विचारधारा है मैनेजमेंट में, उसमें मैं कुछ नहीं कह सकती हूँ। मैं अपनी सरकार के बारे में कह सकती हूँ कि कानून व्यवस्था हमारी जिम्मेदारी। कैराना एक निहायत ही बनाया हुआ मुद्दा है, लिस्ट पूरी तरह फैब्रिकेटेड है। एक जिम्मेदार सांसद से आप ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं कि वो कहें कि हमारे कार्यकर्ताओं ने दे दी, हमने एनएचआरसी भेज दी। अब एनएचआरसी के पास जब सत्यापित कॉपी जाएगी तो हम ये रिक्वेस्ट जरूर करेंगे कि सारी पार्टीज मिलकर फिर एक्शन लें। चलिए ठीक है, ये विजय गोयल फॉल्ट होगा उसके ऊपर विजय गोयल आरोप आपके ऊपर भी लगाया है सपा ने। देखिए, दो बात समझ लीजिए बात को। अभय दुबे जी पहले हमारे अच्छे दोस्त हैं, वो कहते हैं कि भाई भारतीय जनता पार्टी जहाँ भी क्षेत्रीय पार्टी होती है वहाँ कुछ नहीं कर पाती है। उनको ये समझना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी एक एक करके राज्यों के अंदर अपनी पैठ जमा रही है और जीतती जा रही है जी। अब इतना तो उन्होंने मान लिया कि कांग्रेस के सामने हम लोगों का बड़ा अच्छा प्रदर्शन हो रहा है, किंतु वो झारखंड को भूल गए। वो ये भूल गए कि केरल के अंदर हमने अब अच्छा प्रदर्शन किया है पहले से, वो भूल गए कि वेस्ट बंगाल के अंदर हमने अच्छा प्रदर्शन किया है, और वो ये भूल जाते हैं कि धीरे धीरे करके हमको जहां भी जिस राज्य में जो भी पार्टी है उसका सामना करना है जी। दूसरी बात यह, लोकसभा के चुनावों के अंदर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पे बहुत आरोप लगे थे सांप्रदायिकता। पूरे देश की जनता ने उसको रिजेक्ट कर दिया और भरपूर उनको समर्थन दिया था। कोई ऐसा आरोप नहीं है जो उस समय। हाँ, लेकिन वो एक बात और कह रहे हैं विजय गोयल, वो एक बात और कह रहे हैं, वो कह रहे हैं आप लोकसभा के चुनाव को विधानसभा के चुनाव से मत जोड़िए। वो कह रहे हैं वो जो आपका वोट सीटें थी और उस हिसाब से तो आपको 300 से ज्यादा सीटें मिलनी चाहिए, क्या आपको लगता है मिल पाएंगी? हम उसको नहीं जोड़ रहे हैं, पर हम ये जरूर जोड़ रहे हैं कि भाई जिस तरीके से लोकसभा में भी आप ये कह रहे थे मानो हम सांप्रदायिकता कर रहे हैं, किंतु जनता ने उसका मुंह तोड़ जवाब दे दिया जी। दूसरा ये है कि जितने भी विपक्षी दल हैं, वो आप आज की हिस्ट्री नहीं है, शुरू से हिस्ट्री है ये, जब से भारतीय जनता पार्टी है, केवल एक ही आरोप उनको लगाना आता है, वो है सांप्रदायिकता का आरोप, चाहे उसके अंदर कुछ भी हो जाए जाके जी। अगर वो जीत जाएं तो कह देते हैं हम सांप्रदायिकता का बीजेपी कर रही थी इसलिए चुनाव को हम जीते हैं, किंतु दूसरा उनके पास कोई बात नहीं है। विकास के मुद्दों का, विकास से वो जवाब देना नहीं चाहते। सर, सवाल ये भी है कि कैराना की लिस्ट अभी क्यों आती है? कैराना की लिस्ट 3 साल पहले क्यों नहीं आती? चुनाव के वक्त कैराना की लिस्ट क्यों आती है सर? नहीं, मुझे एक बात बताइए, मुझे एक बात बताइए, सवाल लिस्ट का बात ही क्या नहीं है, सवाल यह लोगों ने पलायन किया है नहीं किया जी। अगर लोगों ने पलायन किया है सिर्फ आप तो कोई भी मुद्दा कभी उठता है किस कारण से सर? नहीं, मेरे उससे नहीं होगा, जनता उसका फैसला करती है और जनता उसको देखती है। समाचार पत्रों में लगातार उसे मुद्दा बना देते हैं, फिर कहते हैं कि जनता उसको देखती है। केवल वो बीजेपी नहीं उठा रही है, सब लोग उठा रहे। नहीं, मुद्दा बना देते हैं, इसका मतलब हम बिना मुद्दे को मुद्दा बना सकते हैं क्या? आप ये बात रखना चाहते हैं? अरे आपने गणेश जी को दूध पिला दिया था, आपने पूरे भारतवर्ष में गणेश जी को दूध पिला दिया था, तो अब ये बात वो गणेश जी को हमने दूध नहीं पिलाया था, पूरे देश की जनता दूध पिला रही थी, तब जाके इशू हुआ था। आपको हमारे दूध पिलाने से नहीं होता,
वो देश की जनता बुला रही थी, और अभी भी आप नहीं समझेंगे और जनता की भावनाओं से ऐसे ही खिलवाड़ करेंगे और गोवध जैसे मुद्दों के ऊपर आएंगे तो आप मुंह की खाएंगे। इसलिए अच्छा यह है लोगों की भावनाओं की कद्र करना सीखिए। ये हिंदुस्तान है, ये हिंदुस्तान तो है ही है, भारत हिंदुस्तान, हाँ समझिए, ये हिंदुस्तान है। आपको यहाँ झंडे का भी मान करना है, भारत माता की जय भी करनी है और गो माता का भी आदर करना है। अगर आप इन सब चीजों को नहीं करेंगे, और इन सब चीजों की बात करना सांप्रदायिकता नहीं है, एक बात समझ लीजिए बात को जाकर, आप जिस तरीके से पोलराइजेशन करते हैं और जिस वर्ग का पोलराइजेशन करते हैं वो किसी से छुपा हुआ है क्या? आप लोग जिन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन से कोई लेना देना, आप लोग हमें सिखाएंगे? ये सिखाना पड़ रहा है, कुदरती बात ये मुद्दे आप हमें सिखाएंगे? संगीत रागी कुछ कहना चाह रहे हैं।